ओके, सो हमारा फोर्थ फीचर था सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। तो जैसे कि जितने सेविंग्स बनेंगे, अगर आप वो व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हो, होपफुली वहां पर होगा, नहीं होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने ये देखा था कि इनकम इक्वल टू जनरली कंजम्पशन है, ऐसा हम बोल रहे थे कि जितना भी इनकम आएगा उतना कंजम्पशन आएगा। आपको याद है वो मॉडल जो हमने 2 सेक्टर वाला मॉडल देखा था कि हाउस होल्ड को इनकम मिलेगा वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए फर्म्स को, और फर्म्स से जो इनकम मिलेगा वो ही इनकम लेने के बाद हाउस होल्ड खरीदारी करेंगे और वो फर्म्स से गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे। दैट मीन्स जितना इनकम होगा उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कंजम्पशन इन इजी टर्म्स। लेकिन फिर हम बोलेंगे कि अरे यार हम हमें डर लगता है कि फ्यूचर में शायद इन्फ्लेशन हो जाएगा, भाव बढ़ होना, या फिर फ्यूचर में शायद कुछ डिसीज की वजह से हमें घर बैठना पड़े, जैसे आज कुछ बार हो रहा है हमारे साथ, तो घर बैठना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ पैसा सेव करके रखेंगे, राइट। तो ये जो सेविंग होगा वो आप क्या करोगे, आप बैंक में डाल दोगे, राइट। और ये जो बैंक वाले लोग हैं, या फिर पोस्ट में डालोगे, शेयर्स में डालोगे, राइट। तो पोस्ट में होगा, शेयर्स में होगा, तो ये सब भी जो होगा ये इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, राइट। तो क्या होगा, हम ऐसा बोल पाएंगे कि ये सब होगा इन्वेस्टमेंट। यहां तक आपको पता चल रहा है? मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा सेविंग्स है वो ही हमारा इन्वेस्टमेंट भी होगा। आर यू ओके विद दिस? हम क्या बोल रहे हैं, जितना सेविंग होगा उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये जो हमें सब दिख रहे हैं ना, बैंक या फिर ये सब लोग क्या करेंगे, ये किसी प्रोड्यूसर को, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर को लोन देंगे, और ये लोन उठाकर ही वो अपना नया वाला बिजनेस शुरू करेगा, नई वाली एम्प्लॉयमेंट देगा। तो इसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अपने बिजनेस में। इसका मतलब आपका इनकम आइदर वे कंज्यूम हो जाएगा या फिर सेव हो जाएगा। सेव होगा तो वो कहाँ पर होगा, बैंक में होगा, पोस्ट में होगा, शेयर्स में होगा, वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर बैंक में डाला तो बैंक वाले लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूसर को लोन देंगे। शेयर्स में तो आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर को पैसे ही दे देते हो, राइट। इसके लिए उसका वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जो भी इन्वेस्ट होगा वो सब आपका सेविंग्स होगा। इसका मतलब जितना भी इकोनॉमी में सेविंग्स होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा। मैंने बहुत सारा ड्राइंग निकाला है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? हाँ, अब मेरा इतना ही ड्राइंग का कैपेसिटी है। ओके, सो विद दैट आई एम जस्ट थ्रोइंग इट ऑफ। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। लेट्स सी द अदर वन, फ्लेक्सिबिलिटी इन वेजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था जो हमें देखना था, इसीलिए मैंने लास्ट में लिखा है। लेबर मार्केट लेबर ऑलवेज सीक अ हायर वेज रेट। अगर आप भी काम कर रहे हो या फिर मैं अगर सिखाने का जॉब कर रही हूँ, मुझे हर बार ऐसे लगेगा कि मुझे मेरी सैलरी ज्यादा चाहिए, कितनी भी हो। हर एक को ऐसे ही लगता है, यार मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था। मुझे एक ऐसा आदमी दिखाओ जिसको लगता है, जो काम कर रहा है इकोनॉमिक मोटिव लेकर, कि अरे यार नहीं, मुझे थोड़ा कम पैसा चलेगा, उनको ज्यादा अच्छा दो, या फिर आप थोड़ा ज्यादा रख लो, मुझे थोड़ा कम चलेगा। ऐसा नहीं होता, राइट। हमें सबको पैसे चाहिए, पैसे से ही सब कुछ हो रहा है, राइट। सो लेबर ऑलवेज सीक हायर वेज रेट, बट इट कॉजेस फॉल इन डिमांड फॉर लेबर। तो क्या होता है एक्चुअली, अगर मैं अच्छे से अगर आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो क्या होता है, जैसे आप अगर आप मेरे यहाँ काम कर रहे हो, फिर गौरी, आज गौरी के लिए सुनहरा दिन है, मुझे उसका नाम बहुत बार यूज करने का मौका मिल रहा है। तो गौरी मेरे यहाँ काम करिए, सेम रेस्टोरेंट में काम करिए, रेस्टोरेंट चला रही है, शी इज द मैनेजर, ओके, रेस्टोरेंट की। और मैंने सिर्फ अपना कैपिटल लगाया, पैसे दिए थोड़े से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सो क्या हो रहा है कि गौरी जो काम कर रही है उसके हिसाब से मैं उसको सैलरी दे रही हूँ, वेजेस दे रही हूँ। तो उसका सैलरी शायद हर मंथ के लिए 10,000 है,
10,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन आपको पता है होटल तो देर रात तक चलते हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा काम, सुबह जल्दी करना, तैयारी करना, फिर पूरे अकाउंट्स संभालना, फिर उसके बाद वेटर्स या फिर जो भी वर्कर्स होंगे, स्टाफ होगा, उस पर ध्यान रखना, थोड़े बाहर के काम होंगे मतलब बैंक्स या फिर वैसे, वो मैनेजर है उसको सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो क्या है कि ये जो सब काम होंगे तो उसको लगेगा 10,000 थोड़े कम पड़ रहे मैडम, मुझे 15,000 तो चाहिए ही चाहिए। तो वो मेरे पास आ जाएंगे, पहले तो 15,000 नहीं मांगेगी, निगोशिएशन टैक्टिक्स, राइट। डायरेक्टली 15,000 नहीं मांगेगी। तो वो क्या करेगी, मैडम मुझे थोड़ा सैलरी रेज चाहिए था। तो मैं बताऊंगी ओके ठीक है, काम अच्छा कर लेती हो तुम, तो ठीक है मैं कितना दूंगी आपको, मैं 10,500 दे लेती हूँ। शी इज लाइक डूड आई एम आस्किंग फॉर 15,000, लेकिन ये सब माइंड में, ओके शी इज नॉट गोइंग टू टेल मी दैट। तो वो बोलेगी नहीं मैडम थोड़े ज्यादा, क्योंकि अब देखो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है मार्केट में, बहुत ज्यादा मतलब पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो मैं ओके ठीक है, फिर 11,000 पे ठीक रहेगा। नहीं मैडम मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेड था, मेरा थोड़ा एक्सपेक्टेशन 15,000 तक का था। तो अब मैं शॉक्ड, क्योंकि वो 50% रेज मांग रही है, मतलब 5,000 की रेज मांग रही है, राइट। पहले 10,000 था। तो मैं बोलूंगी अरे थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, सभी मार्केट बंद है, इतना धंधा भी नहीं हो रहा है, तो मैं आपको 15,000 तक का तो नहीं दे सकती, हाँ मैं आपको 12,000 तक दे सकती हूँ। सो शी इज थिंकिंग, एक तो मैं अगर जॉब छोड़ दूंगी तो उसको कुछ जॉब नहीं मिलने वाला बाहर के मार्केट में, यहाँ पर 2,000 का रेंज मिल रहा है, वो भी थोड़ा कम लग रहा है। तो सिर्फ बोलोगी मैडम ना आपका ना मेरा 12,500 दे दो, मैं हाफ रेज लूंगी और आई विल बी हैप्पी, आई विल वर्क हार्ड। तो मैं सोचती हूँ कि अरे 5,000 तो देने थे, क्योंकि अगर मेरा भी मैनेजर चला गया तो मेरी भी वाट लग जाएगी। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है आधे में ही हो रहा है तो ठीक है, 12,500 मैंने कबूल कर लिए। और फिर फिर ये हमारा डील हो गया। लेकिन अगर फिर 2 महीने के बाद गौरी मेरे पास आती है और बोल मैडम मुझे रेस्ट चाहिए, मेरा काम बढ़ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी, अरे 2 महीने पहले तो आपको रेस्ट दिया, इतना तो कस्टमर भी नहीं आ रहे हमारे होटल में। तो क्या हो जाएगा, आई एम फीलिंग बैड, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा नहीं गौरी मुझे आपको जाने के लिए बोलना पड़ रहा है। ओके यस ओके। सो मुझे आपको जाने के लिए बोलना पड़ेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन क्रिएट हो जाएगा, फिर मेरा भी होटल बंद पड़ जाएगा, क्योंकि गौरी वॉज एफिशिएंटली वर्किंग इन होटल, उसके हिसाब से ही होटल चल रहा था पूरा, मैंने तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट डाला था, मतलब और मुझे होटल बंद करना पड़ेगा, और जो होटल में और भी वर्कर्स होंगे वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसका मतलब जब भी वेज रेट हाई हाई करके आप मांग रहे हो, तो क्या होता है, आपका आप अनएम्प्लॉय हो सकते हो। तो इसीलिए वो बोला है कि लेबर्स ऑलवेज सीक हायर वेजेस, बट इट कॉजेस फॉल इन डिमांड फॉर लेबर। तो मैं क्या बोलूंगी, अरे यार अभी मैनेजर चाहिए ही नहीं मुझे, मैं खुद से ही संभाल लूंगी होटल, राइट। या फिर जो भी कुछ वर्कर पहले गौरी के साथ काम करते थे, तो मैं बोलूंगी कि आप ही अब मैनेज कर लेना। तो क्या होगा, इससे लेबर कम हो जाएगा, मतलब वर्कर्स कम हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी वर्कर्स की, एंड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी फ्लेक्सिबल रेट ऑफ वेजेस ऑटोमेटिकली रिस्टोर्स फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन से का क्या कहना है क्लासिकल इकोनॉमी में, कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है, तो क्या हो जाएगा कि जब भी गौरी को पता चलेगा कि नहीं यार मुझे मिल नहीं रहा है जॉब, मुझे 15,000 चाहिए लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, तो वो अपना एक्सपेक्टेड वेज रेट बिल्कुल नीचे कर देगी। वो बोलेगी कि ठीक है यार जॉब नहीं होने से अच्छा है कि मुझे 10,000 तो 10,000 मिले, और फिर से शायद वो ज्वाइन कर देगी किसी और होटल में या फिर मेरे ही होटल में। जो भी वर्कर यहाँ पर मैनेज मैनेज कर रहा था वो शायद कहीं और होटल में जाकर मैनेजर ही बन जाएगा, या फिर यहाँ पर फिर से उसका वही काम करने लगेगा, उसका सैलरी भी उतना ही रहेगा। तो मतलब क्या होता है कि वेज रेट फ्लेक्सिबल हो जाता है जैसे कि मार्केट कंडीशन बदलती रहती है, राइट। अगर यही बूम वाली है, मतलब टूरिस्ट वाला मौका है जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, अगर गौरी मुझे आकर पूछती है मैडम मुझे 15,000 रुपए ही चाहिए, तो मैं बोलूंगी अरे यार अभी के लिए इतना सीजन गंदा है कि अगर ये चली गई तो मैं कहाँ से होटल संभालूंगी, ठीक है बाबा आपको 15,000 लो और काम करो। फ्लेक्सिबिलिटी आपको समझ में आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी इन वेजेस, राइट।
यस। ओके, वेरी गुड। तो इन फ्री मार्केट इकोनॉमी इसलिए से बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल रेट्स ऑफ वेजेस ऑटोमेटिकली रिस्टोर्स फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। इसका मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल वेज रेट करके अगर गौरी चली भी जाती है दूसरे होटल में मैनेजमेंट करने के लिए, तो मैं जो उसके नीचे काम कर रहा था वर्कर, तो मैं क्या बोलूंगी? यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मुझे आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, तो क्या आप चैट करके मुझे बोल दोगे? तो क्या होगा इसके बाद जो भी उसके नीचे काम कर रहा था, गौरी के नीचे वर्कर, वो शुरू कर देगा। तो पहले मैं उसको कितना सैलरी देती थी? 8,000 रुपए देती थी, राइट? जो दूसरा वाला वर्कर है उसको। तो अब मैं क्या बोलूंगी? अरे यार, ये मैनेजमेंट का काम भी कर रहा है, तो मैं उसको थोड़ा खुश कर देती हूँ। मैंने उसकी सैलरी बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? अब आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, मैं आपको 9,000 रुपए दे देती हूँ। तो पहले मेरे मैनेजमेंट के लिए कितने? इसके 8,000 प्लस गौरी के 10,000, मतलब 18,000 रुपए जा रहे थे। लेकिन मैंने अभी इसकी थोड़ी सैलरी बढ़ा दी, ये वो भी खुश हो जाएगा। वर्कर बोलेगा अरे यार, मेरी सैलरी बढ़ गई, मैं अच्छे से काम करूंगा अब मैनेजमेंट का। तो वो 9,000 में खुश है, 9,500 में खुश है। आई एम गेटिंग बेनिफिट ऑफ कितने? अगर मैं उसको 9,000 दे रही हूँ तो मुझे 9,000 का फायदा हो रहा है। मैं वो फायदा कहाँ पर लगाऊंगी? आइदर वे मैं कंजम्पशन करूंगी, या फिर क्या करूंगी? सेविंग्स करूंगी। सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, हमने देखा ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मतलब मैं शायद होटल सुधारूंगी, उसमें अच्छे से लैंप्स लगाऊंगी, मेन्यू बढ़ाऊंगी, किसी एक और शेफ को हायर करूंगी, बढ़ाऊंगी होटल, राइट? तो फ्लेक्सिबिलिटी इन वेजेस रेट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। आपको ये पांचों पॉइंट्स जो हमने देखे थे, क्या वो आपको समझ में आ रहे हैं? हमने ये 5 पॉइंट देखे थे, right? Production creates demand for goods, barter and monetized economy, no general overproduction in the market, then savings and investment equality and flexibility in wages। ये पांचों पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? यस मैम। वेरी गुड। सो लेट्स गो अहेड। implications of Say's law of market। क्या आपको ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है? थोड़ा मतलब ब्रेक चाहिए? Is it like that? I'm asking you, is it like that? तो मैं आपको ब्रेक दे सकती हूँ। मैंने जो आपको सेज लॉ बोला, वो जो सेज लॉ है उसके बारे में आपको मुझे कुछ बताना है, या फिर उसके बारे में एज इट इज आपको मुझे कुछ और बताना है कि हम कैसे अपना लेक्चर सुधार सकते हैं, हम कैसे इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं? आपको कुछ बोलना है इसके बारे में? इट्स ओपन फॉर टॉक। इसमें कुछ राइट नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं है, राइट? हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छा लगना पड़ेगा, राइट? आर्शिया, शायद आपका प्रेजेंट ही रह गया है, तो प्रेजेंट ही लगाओ प्लीज, और मुझे बताओ सिंपली। इज देयर एनीबडी हु वांट्स टू टॉक? कुठलीही भाषा, ओके? नॉट एव्हरी टाइम इंग्लिश, मराठी, वॉट एव्हर यू वॉन्ट। गौरी प्लीज। मॅडम तुम्ही शिकवताय ते कळतंय खूप छान, म्हणजे कळतंय एकदम व्यवस्थित. थँक्यू। पण त्यात काही इम्प्रूव्हमेंट असं वाटतंय का तुम्हाला, कुणालाही, म्हणजे अगदी तुलाही, आणखीन कुणालाही, की आपण काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो त्यात? कॅन वी इम्प्रूव्ह समथिंग इन इट? तुम्हाला जास्त काही वेगळ्या भाषेत, वेगळ्या एक्झाम्पल्स मध्ये, किंवा तुम्हाला काही सांगायचंय का त्याच्यावर? जायद, फवाद, एनीबडी? ओके, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ। ओके, आई एम लाइक गेटिंग टू मच। थैंक यू फॉर। आप बोल सकते हो, ओके? डोंट बी अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू मी और एनीबडी एल्स एज अ टीचर, ओके? जस्ट टॉक। सो लेट्स स्टार्ट देन। अगर ऐसा है तो या फिर आज आपको ब्रेक चाहिए, वो भी ठीक ठाक ही है, मतलब हाँ ठीक है, कूल फवाद, इट्स ओके। तो लेट्स एक दो इम्प्लीकेशंस देखते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर रुक जाते हैं। तो इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल, इम्प्लीकेशन मतलब क्या है? सेज लॉ मार्केट में कैसा चलता है, इकोनॉमी में कैसा चलता है, इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स निकाले, ओके? तो ये इम्प्लीकेशंस कैसे है देखो। पहले है ऑटोमेटिक अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। से कि इस लॉ के हिसाब से
इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली चलेगा, ऑटोमेटिकली आएगा. इन द लॉन्ग रन फ्री इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अटेन्स इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. हमने देखा था डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट खुद से आ जाएगा जहां पर आप फुल एम्प्लॉयमेंट में हो. वहां पर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब हर एक रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर रहे हो. ओके ओके सो उसके बाद क्या हाँ, Keynes held that Say's law is equivalent to the proposition that there is no obstacle to full employment. केन्स, जिसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं ये आदमी के बारे में, तो वो क्या बोलता है कि केन्स लॉ सेज लॉ ऐसा इक्विवेलेंट है जो फुल एम्प्लॉयमेंट को के प्रपोजिशन को मानता है. वो बोलता है कि देर विल बी नो ऑब्स्टॅकल, कोई भी, ज्याला मराठीत आपण अडथळा म्हणतो, कुछ भी प्रॉब्लम, हर्डल नहीं होगा फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए. दूसरा पॉइंट है सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म, जो हमने देखा था, अगर आपको पता है, मार्केट मैकेनिज्म या फिर कंपटीशन जिसमें इनविजिबल हैंड देखा था, राइट. देयर इज ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट व्हेन सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. Increase in supply will meet its own demand in the process of functioning of free capitalist economy. तो जब ही सप्लाई बढ़ेगा वो अपने से खुद से डिमांड क्रिएट करेगा, एंड ये प्रोसेस कैसे होगा, फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का. Hence there is no need for government to intervene. तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए. On the contrary, any government interference in the economic field comes in direct conflict with the self-adjusting mechanism of the Say's law of markets. तो अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाता है, then there will be conflict. उसका प्रॉब्लम हो जाएगा सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म का, जो से ने बताया है, जो एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड करके बताया. ओके, देन देयर कैन बी नो डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड. मतलब एग्रीगेट डिमांड में कुछ भी कम नहीं होगा. एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे इकोनॉमी का डिमांड. ओके, सिंस सप्लाई ऑटोमेटिकली क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, क्योंकि सप्लाई ही डिमांड को क्रिएट कर रहा है, देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, जनरल ओवर प्रोडक्शन. ये तो हमने देखा लॉन्ग टर्म में ओवर प्रोडक्शन नहीं होने वाला, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन डिमांड नहीं है, ऐसे नहीं सिनारियो बनेगा लॉन्ग टर्म में. Thus, Say's law is a denial of possibility. Denial मतलब नाकार देना, नकार देना, correct? So Say's law is the denial of possibility of deficiency in aggregate demand. तो aggregate demand की deficiency मतलब कमी होना, एक aggregate demand कमी असणं मार्केटमध्ये किंवा नसणं हे पॉसिबलच नाहीये, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा से बोल रहा है, सेज लॉ बोल रहा है. ओके, एंड द फोर्थ वन इज नो प्रॉब्लम ऑफ जनरल अनएम्प्लॉयमेंट. हमने देखा था ये कि अनएम्प्लॉयमेंट जब हो ही नहीं सकता मार्केट में. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना होता है कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता. अगर है तो व्हीलिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब मैं अगर अनएम्प्लॉयड हूं तो वो मेरी विश की वजह से, मेरी इच्छा की वजह से, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अरे यार नहीं, मैं ये जॉब नहीं लूंगी, यहाँ पर मुझे 10,000 दे रहे, मुझे 15,000 चाहिए, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ नए अपॉर्चुनिटी का. दैट इज अ व्हीलिंग अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, लेकिन अगर मेरा ऐसा है, अरे यार अभी जॉब मिल रहा है, मैं लेकर रखती हूँ जॉब, ऐसा मेरा थॉट है, तो मैं वो मैं एम्प्लॉयमेंट लूंगी. मतलब मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, लेना या नहीं लेना, दैट इज अ व्हीलिंग अनएम्प्लॉयमेंट. नहीं लेना मेरी इच्छा से व्हीलिंग अनएम्प्लॉयमेंट. लेकिन अनविलिंग मतलब मुझे जॉब करना है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं मार्केट में, ऐसा कभी भी मार्केट में होगा नहीं. अनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट का एब्सेंस रहेगा. ओके, वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, नो प्रॉब्लम ऑफ जनरल अनएम्प्लॉयमेंट. देन automatic resource adjustment and utilization in the expanding capitalistic economy. In an expanding free enterprise economy, when new workers and new firms are productively absorbed, मतलब जब नए नए वर्क, क्योंकि एक्सपांड हो जाएगी इकोनॉमी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, राइट. प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, तो डिमांड बढ़ेगा.
डिमांड बढ़ेगा तो हमें ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा फिर से, और फिर हमें नई एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, मतलब नए लोगों को काम पर लेना पड़ेगा। अब ऐसे जब इकोनॉमी बढ़ रही है, एक्सपांड हो रही है, तो ये नए वर्कर्स को, नए फर्म्स को जो मार्केट में आने चाहिए, वो बहुत ज्यादा मार्केट में नए 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 वर्कर्स, नए नए फर्म्स एब्जॉर्ब किए जाएंगे। दे डू नॉट सप्लांट द आउटपुट। ओके, तो वो क्या करेंगे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो एक्चुअली सप्रेस नहीं करेंगे नए वाले आउटपुट को, इनकम को, एम्प्लॉयमेंट को ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस। मतलब वो पहले जो इकोनॉमी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपके वर्कर्स, फर्म्स एटसेट्रा, तो इनको बाहर नहीं निकालेंगे, वो एडिशन हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? एग्जिस्टिंग वंस एंड दे रियलाइज एडिशनल आउटपुट एंड इनकम, मतलब उनके हिसाब से जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो एडिशनल प्रोडक्शन होगा, एंड द कम्युनिटी विल बिकम ऑटोमेटिकली रिच विथ द इंक्रीजिंग साइज ऑफ नेशनल इनकम। सो इससे क्या होगा, आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ बनेगी, राइट? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और कम्युनिटी मतलब सोसाइटी रिच हो जाएगी। ओके, दैट्स व्हाट से इट्स सेइंग। It also means that employment of new or unused resources in productive process tends to pay its own way and confer benefits to the society at large. तो it also means that employment of a new unused resources होगा, इसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ेगी, सोसाइटी को at large benefit हो जाएगा। Then sixth one is मनी हैज ओनली अ पैसिव रोल। जो हमने देखा था, मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, मनी को वैल्यू नहीं देखेंगी, 100 को 100 रुपए क्यों बोल रहे हैं, 200 को 200 क्यों बोल रहे हैं, ये नहीं देखेंगे। ओके, सो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इन रियल टर्म्स, दस मनी इज जस्ट अ वेल, वेल मतलब एक थोड़ा जैसे कवर अप। ओके, ये प्लीज कैन यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ जाहिर। Yes, thank you so much for that. And then so supply will create its own demand, thus money is just a well. Behind the flow of money there is a real flow of goods and services, which is important. Thus changes in the supply of money have no impact on the real economy, its process of equilibrium at the full employment level. So ye yeah, big ones, right? So seventh is built-in flexibility and automatic optimization. So इसकी वजह से क्या होगा, जो हम a capitalist economy under the laissez-faire या फिर laissez-faire, ये वर्ड है laissez-faire, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होने वाली कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं, laissez-faire। स्पेलिंग laissez-faire दिख रहा है, मतलब वही स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, बोलते क्या है, laissez-faire। ओके, पॉलिसी हैज बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी, तो ऑलरेडी इकोनॉमी में फ्लेक्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। इट फंक्शंस ऑटोमेटिकली टू ऑप्टिमम एडजस्टमेंट, इसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है थ्रू फ्रीली ऑपरेटिंग मार्केटिंग मैकेनिज्म एंड प्राइस सिस्टम। क्यों ऐसे होता है, मार्केटिंग मैकेनिज्म फ्री है, इनविजिबल हैंड वाला, और प्राइस सिस्टम भी फ्री है, क्योंकि अगर आपको वो एग्जाम्पल याद है तो एक बेकर 1 रुपए को ब्रेड बेचेगा तो दूसरा 50 सेंट्स को बेच सकता है, 50 रुपीज को, सॉरी 50 पैसे को बेच सकता है। ओके, सो दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइस सिस्टम ऑल्सो। And rate of, that's the last point, believe me, I'm just stopping it. Rate of interest is a strategic variable and equilibrating force in the classical model. So rate of interest आपका क्या होगा, that is a strategic variable, वो बहुत ही important variable रहेगा, क्योंकि आप सेविंग्स के बारे में बात कर रहे हो। अगर सेविंग्स पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इन्वेस्टमेंट में कवर हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कवर में हो जाएंगे तो प्रोड्यूसर्स के पास ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे तो वो क्या करेंगे, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और जैसे ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाएगी, और इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल and very important role. Saving investments equality is brought by the flexibility of interest rate. इंटरेस्ट रेट में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, इसकी वजह से सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे,
जितना भी सेविंग इकोनॉमी में हो रहा है वो सब का सब इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दस अ स्ट्रेटेजिक वेरिएबल इन द इक्विलिब्रियम प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी. इसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्रोसेस मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का वहां पर जाने के लिए सेविंग्स रेट के बारे में फ्लेक्सिबल रहना वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्ट्रेटेजिक मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल रहेगा हमारे प्रोसेस में. Sage law suggests that when savings would always be offset by an equivalent investment and as hoarding would always be zero. तो ये क्या करता है सेज लॉ, क्या सजेस्ट करता है कि सेविंग्स हमेशा इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो सेविंग्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड कोई भी होर्डिंग नहीं करेगा. मतलब हमारे पास खुद के पॉकेट में स्वतःच्या खिशात कोणी पैसे ठेवणार नाही, तर काय करेल आयदर वे ते सेव्हिंग्स मध्ये टाकेल, सेव्हिंग्स मधून ते इन्व्हेस्टमेंट मध्ये कन्वर्ट होते. ओके. ऍग्रीगेट डिमांड वुड ऑलवेज मीट अन ऍग्रीगेट सप्लाय. सो डिमांड विल ऑलवेज बिकम or demand will always be equal to supply. So there would be no general overproduction. Overproduction होणार नाही in a long run, and equilibrium will be maintained automatically at full employment level. होपफुली आपण हे जर सगळा लॉ बघितला, त्याचा अख्ख्या पॅरेग्राफ मध्ये दिलेलं आहे, काय म्हणू आपण, छोटं एक्सप्लेनेशन आहे जे तुम्ही लक्षात ठेवलंच पाहिजे. इम्पॉर्टंट पॅरेग्राफ की सेज लॉ का म्हटलं जातं, कारण सेव्हिंग्स हे इन्व्हेस्टमेंट मध्ये कन्वर्ट होईल, होर्डिंग असणार नाही म्हणजे साठवणूक असणार नाही. सो होर्डिंग विल ऑलवेज बी झिरो, एग्रीगेट डिमांड विल ऑलवेज बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. इसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा लॉन्ग रन में, और क्योंकि ओवर प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, होर्डिंग नहीं है, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, ये सब फैक्टर की वजह से आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, जो इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाएगा. ओके. बाय मेंटेनिंग दैट ओवर सेविंग्स वुड बी इम्पॉसिबल. इसकी वजह से ओवर सेविंग भी नहीं हो जाएगा. That's how Say's law implied denial of possibility of underemployment equilibrium. मतलब इसकी वजह से कोई अगर सवाल उठाता है कि हर बार इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही कैसे आता है, तो क्योंकि वहां पर ओवर सेविंग नहीं होगा, और इसी वजह से ओवर सेविंग ना होने की वजह से ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हो जाएगा. मतलब ज्यादा से ज्यादा हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे टू गेट एट द फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम. ओके. सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है. मुझे भी पता है, मैं भी थक गई हूँ इतना इतना पढ़ाते पढ़ाते. सो लेट्स स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. होप दैट विल बी ओके. एंड मैं फिर से एक बार आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अगर जो भी लोग हैं तो आपको अटेंडेंस लगवाना है. ओके. राइट. आपने लगवाया है जो मैंने चैट में आपको भेजा है, राइट? आप सभी ने लगवाया, राइट मैम? वेरी गुड. And thank you for attending this lecture. We'll see tomorrow. We'll see you tomorrow. Ma'am. Yeah. Ma'am, really?